ओके, देन जो डिजीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ द रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दिस डिजीज आल्सो गिव्स द प्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम, ठीक है, जस्ट लाइक आईजीए नेफ्रोपैथी, राइट। अब रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इटसेल्फ एक डिजीज़ नहीं है, रादर इट इज़ सिक्वेले ऑफ मैनी किडनी डिजीज़। अगर कोई डिज़ीज़ रैपिडली क्योर ना हो और उसका उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो तब वो प्रोग्रेस करके बनाती है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, इसको हम क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं कि उसमें क्रीसेंट्स फॉर्मेशन होते हैं। क्रीसेंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली अगर प्रोलिफरेशन ऑफ वी नो कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, राइट। अब अगर यही प्रोलिफरेशन और इन्फिल्ट्रेशन होने लग जाए एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कैपिलरी स्पेस से, लाइक अगर ग्लोमेरुलाई में नहीं हो रही, अगर कैपिलरीज में ये प्रोलिफरेशन नहीं हो रही तो और कहाँ पर हो सकती है? बोमेंस कैप्सूल में और बोमेन स्पेस में हो सकती है, राइट। तो अगर बोमेन स्पेस के लेवल पर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो और वहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं? एपिथेलियल सेल्स होते हैं, राइट। तो अगर बोमेन स्पेस में एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो और वहाँ पर ल्यूकोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन हो और साथ में इम्यून कम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन हो, तो वहाँ पर जो एक अपीयरेंस आती है क्रीसेंट की या मून लाइक अपीयरेंस, दैट इज़ कॉल्ड, अच्छा ये यहाँ पे बना भी हुआ है, तो ये जो एक मून लाइक अपीयरेंस होती है बोमेन कैप्सूल की, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रीसेंट फॉर्मेशन। इसी वजह से इसको क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। अब क्रीसेंट फॉर्मेशन आप ये याद रखें कि तब बनेगी जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है और किडनी फेलियर में जा रही है। उस केस में फिर एनयूरिया भी होगा, ओलिगूरिया भी होगा, और अगर उसको प्रॉपरली क्योर ना किया जाए डायलिसिस से या फिर ट्रांसप्लांटेशन ना की जाए तो मतलब इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, क्योंकि यूरेमिया अजोटेमिया वो सब रिजल्ट करता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, यही है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्रिसेंट्स होते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और मोस्टली इट सेल्फ एक डिजीज़ नहीं है। और इसका ना जो एक पैथोजेनेसिस है वो ये है कि ये मोस्टली इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ में होती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ होंगी तो उसी में ही इम्यून कम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन होगी या ऑटो एंटीबॉडीज़ की डिपोजिशन होगी। तो अगेन यही हमें क्लिनिकल पिक्चर मिलेगी कि क्रिसेंट्स बनेंगे प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स की वजह से, ठीक है। और इसकी प्रेजेंटेशन नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाली होती है और ओलिगोरिया होता है, क्योंकि ये एक टर्मिनल डिजीज़ है, ठीक है। टर्मिनल मतलब ये डिफरेंट डिजीज़ का सिक्वेले है या उसकी एंड स्टेज है, राइट। अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसमें हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट डिजीज़ आती हैं। नंबर 1 इज़ द एंटी-GBM डिजीज़। एंटी-GBM डिजीज़ को हम गुडपास्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ रीनल कंपोनेंट इन्वॉल्व है, साथ में पल्मोनरी कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। दोनों में हमें क्या है कि चाहे लंग्स हों या किडनी टिश्यू हो, उसमें वहाँ की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन नहीं है, यहाँ पे सिंपली एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन है, राइट। और उन्हीं एंटीबॉडीज़ जब बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपोजिशन होगी तो वहाँ पर फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी और फर्दर फिर इम्यून अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके। तो वो तो हमें पता ही है। तो जो पहला इसका पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म है दैट इज़ द गुडपास्टर सिंड्रोम, जिसमें लीनियर डिपोजिशन होती है। अच्छा, हमने अब तक जितनी भी डिपोजिशन देखी है ना एंटीबॉडी से, चाहे वो IgG थी या C3 एंटीबॉडीज थी, हमेशा वो ग्रैनुलर पैटर्न में डिपॉजिट होती है, जबकि गुडपास्टर सिंड्रोम एक पहला हमने डिजीज स्टडी है, ये पहली डिजीज़ है जिसमें हम देख रहे हैं कि लीनियर डिपोजिशन हो रही है IgG और C3 एंटीबॉडीज़ की। प्लस ये ना सिर्फ रीनल कंपोनेंट को इन्वॉल्व करते, साथ में पल्मोनरी हेमरेजेस भी रिजल्ट करते, क्योंकि इसमें पल्मोनरी बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी डिपोजिशन हो रही है IgG और C3 एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमने देख लिया, और इसमें हम ये कहते हैं कि रीनल फेलियर हो सकता है और साथ में पल्मोनरी हेमरेजेस हो सकते हैं, इसको हम गुडपास्टर सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें हम सीरम में एंटी-GBM एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। देन हम ये कहते हैं कि सिंस ये जस्ट एक एंटीबॉडीज़ की वजह से सिंड्रोम रिजल्ट कर रहा है, तो हम अगर प्लाज्मा फ्रेसिस करें या प्लाज्मा एक्सचेंज करें, तो उस केस में अगर हम इफ़ वी गेट रिड ऑफ द एंटी-GBM एंटीबॉडीज़ तो हम इस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो एक इसका कंपोनेंट है पैथोजेनेसिस का, दैट इज़ द इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड। इम्यून कम्प्लेक्स तो किसी भी डिजीज़ में बन सकते हैं, राइट। हमने IgA नेफ्रोपैथी देखी है, हमने हिनोक्स स्कॉलिन पर्पुरा देखी है, उसमें भी यही बन रहे थे ना। इसके अलावा अगर कोई वायरल डिजीज़ है या कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़, जैसे हमने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़ पढ़ी थी, कोई भी डिजीज़ जिसमें इम्यून कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और वो डिपोजिट हो रहे हैं, तो उसका प्रोग्रेशन हो सकता है टुवर्ड्स रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, राइट। तो वो हमने देख लिया कि इसमें इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपोजिशन है। अच्छा, इसमें ना प्लाज्मा फ्रेसिस इतने काम की नहीं होती, क्योंकि इसमें जस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं है, रादर इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं, राइट। और अगेन क्रिसेंट फॉर्मेशन तो है ही, क्रिसेंट फॉर्मेशन तो डेफिनेट हमें नजर आएगी। प्लस इसमें लीनियर डिपोजिशन नहीं होती, क्योंकि गुडपास्टर सिंड्रोम ने, जस्ट गुडपास्टर सिंड्रोम में ही हमने लीनियर डिपोजिशन देखी थी IgG और C3 एंटीबॉडीज़। इसमें कौन सी
डेपोजिशन होती है, इसमें ग्रेनुलर डेपोजिशन होती है डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो इसमें एक पैथोजेनेसिस दैट इज़ अ पॉसी इम्यून टाइप क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पॉसी इम्यून टाइप में हमें कौन सी एंटीबॉडीज नजर आती हैं, जस्ट लाइक गुडपासो सिंड्रोम में एंटी GBM एंटीबॉडीज थी। पोस्ट इम्यून टाइप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमें एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज मिलती हैं, एंका एंटीबॉडीज मिलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंका टेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें भी हम पार्शली प्लाज्माफेरेसिस उसको क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जो एंका एंटीबॉडीज़ हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलाइटिस में मिलती है। तो हम ये भी कहते हैं कि पोस्ट इम्यून टाइप जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये समटाइम्स एसोसिएटेड होता है या पाया जाता है अलॉन्ग विद एनी वास्कुलाइटिस डिजीज़ लाइक पोलियंजाइटिस है, या माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस है, या फिर ग्लोमेरुलोटोसिस विद पोलियंजाइटिस है। मैं मॉर्फोलॉजी में हम फिर वही 3 चीज़ें देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस और इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो एक चीज़ हमें रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में नजर आएगी ही आएगी, वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि क्रीसेंट्स फॉर्मेशन हो गया। क्रीसेंट्स बनते क्यों हैं? ड्यू टू एपिथेलियल प्रोलिफरेशन इन द बोमेन स्पेस, ठीक है। ना सिर्फ एपिथेलियल प्रोलिफरेशन हो रही है, साथ में डिफरेंट मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स की डिपोजिशन भी हो रही है, उनकी इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है। तो प्रोलिफरेशन आउटसाइड द कैपिलरी लूप्स है, ठीक है, और इनटू द बोमेन स्पेस है, ये देख लिया। एक दूसरा ये हम चीज़ देखते हैं कि एंटी GBM हमें लीनियर डिपोजिशन मिलती है IgG और और C3 एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। ग्रेनुलर पैटर्न हमें नज़र आता है इन केस ऑफ लीनियर स्टेनिंग नज़र आती है इन केस ऑफ एंटी GBM डिजीज़, और ग्रेनुलर पैटर्न मिलता है इन केस ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें डेंस इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट्स नज़र आ सकते हैं, ठीक है। और एंटी GBM और एंटी GBM और पोस्ट इम्यून टाइप में हमें ये इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट्स नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें तो एक में हम न्यूट्रोफिल में डिपोजिशन देख रहे हैं, एक में हम न्यूट्रोफिल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ देख रहे हैं, और दूसरे में हम GBM में एंटीबॉडीज़ देख रहे हैं। तो इट्सेल्फ जो हमें एक डेंस इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट नज़र आता है ना विद इन द ग्लोमेरुलाई, वो हमें जस्ट पहले केस में जस्ट हमें इम्यून कम्प्लेक्स वाले केस में नजर आएंगे एंटी GBM डिजीज़ में, और जो एंटी GBM डिजीज़ में, और जो दूसरा है दैट इज़ द पोस्ट इम्यून टाइप, उसमें हमें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे कम्प्लेक्स डिपॉजिट्स नज़र नहीं आएंगे। ये चीज़ है। दूसरी ये कि हम चूँकि बात बार बार कर रहे हैं कि एक टर्मिनल डिजीज़ है, एक एंड स्टेज सिक्वेले है डिफरेंट डिजीज़ का ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसमें हमें रप्चर्स भी नज़र आ सकते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और हमें ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भी नज़र आ सकता है, ठीक है। ये बात होगी। क्लिनिकल फीचर्स यही होते हैं कि चूँकि ये एक एंड स्टेज डिजीज़ है, उसमें ओलिगोयूरिया मिलेगा, और इनफैक्ट एनयूरिया भी मिल सकता है, साथ में एजोटीमिया भी होगी, उनका ओलिगोयूरिया है, ठीक है। और अगर इसका यही ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि हम डायलिसिस भी डालें बंदे को, या ट्रांसप्लांटेशन कर दें। और बाकी जो प्लाज्मा एक्सचेंज है वो एक तो एंटी GBM में बहुत हेल्पफुल होता है, दूसरा ये कि वो पार्शली हेल्पफुल हो सकता है एंका रिलेटेड पोस्ट इम्यून टाइप क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इसके, मैंने जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि ये थोड़ा समझ आया होगा।